तो हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज हमारा टैलेंट एक्स का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है उसके सॉल्यूशंस का स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करना। तो हम बेसिकली फिजिक्स का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ प्लैनेट एंड इट्स मून इज डी एंड द मास ऑफ द प्लैनेट इज 36 टाइम्स द मास ऑफ इट्स मून, देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द प्लैनेट द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो। ठीक है, हमें क्या गिवन है? एक प्लैनेट है एंड मून, इनके सेंटर के बीच में कितनी डिस्टेंस गिवन है? डी डिस्टेंस गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है प्लैनेट के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। सपोज करते हैं एक्स डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा, तो ये हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डी माइनस एक्स हो जाएगी। यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक मास एम है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको हम इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल कर देंगे, यानी कि एफ पी इज इक्वल टू हम एफ एम कर देंगे जी एम पी एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या है हमारी? एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एफ जी एम एम स्मॉल एम डी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया? एफ पी को एफ एम के इक्वल कर दिया। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम पी अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एम अपॉन डी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? एम पी की वैल्यू हमारी कितनी है? हमें क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ प्लैनेट इज 36 टाइम्स द मास ऑफ इट्स मून। मास ऑफ प्लैनेट हमें गिवन है 36 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून। ठीक है, इस यहाँ हम पुट कर देंगे 36 मास ऑफ मून इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम एम अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर। एम एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 6 अपॉन, ये हमने क्या किया? स्क्वायर रूट ले लिया, 6 अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन डी माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? 6d माइनस 6x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी? 7x इज इक्वल टू 6d। तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 6d अपॉन 7। ठीक है, तो प्लैनेट से x डिस्टेंस यानी कि 6d अपॉन 7 के डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। The gravitational force between two masses kept at a certain distance is P Newton. The same two masses are now kept in water and the distance between them is same. If the gravitational force between these two masses in water is Q Newton, then अच्छा हमें क्या गिवन है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो मास के बीच का, हमें सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, कितना? पी न्यूटन गिवन है। ठीक है, अगर उन्हीं सेम मासेस को हम सेम डिस्टेंस पर वाटर में रख दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या इफेक्ट आएगा? अब हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा मास दोनों कांस्टेंट है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हमने कांस्टेंट रखी है, और ग्रेविटेशनल, ये जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल होता है, यानी कि इसकी वैल्यू सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि मास को सराउंड करने वाला जो मीडियम है उस पर जी की वैल्यू बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है। सो वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स पहले था बाद में भी वाटर में रखने पर भी वही सेम ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सो वी कैन से P इज इक्वल टू Q हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइडल वेव्स in oceans is are correct? The tidal waves in the oceans are primarily due to the gravitational effect of the sun on the earth, the gravitational effect of the moon on the earth, the sunlight falling on the earth, the atmospheric effect on the earth itself। अच्छा, इसमें हमें चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, इसमें हमें गिवन है द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द सन ऑन द अर्थ। यस, जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो कोज है किसका? टाइडल वेव्स का। ठीक है, अच्छा हम सेकंड ऑप्शन देखें, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ। यस, जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो प्राइमरीली कॉज है किसका? टाइडल वेव्स का। तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ये दोनों कॉज है किसके? टाइडल वेव्स के। सो वी कैन से ए एंड बी हमारा करेक्ट है। ये तो हमारा द सनलाइट फॉलिंग ऑन द अर्थ ये इनकरेक्ट है।
द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑफ द अर्थ इटसेल्फ, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। सो वी कैन से ए भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, टाइडल ओशंस में जो टाइडल वेव्स होती है उनका मेन कोज होता है। सो वी कैन से स्टेटमेंट ए एंड बी ओनली आर करेक्ट, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। A body is moving in circular path with speed 54 किलोमीटर पर आवर, which statement is correct? ठीक है, एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। यस, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि सर्कुलर पाथ में हमारी कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होती है। अच्छा, स्पीड क्या होती है? स्पीड चेंज जरूरी नहीं है कि स्पीड चेंज हो, स्पीड हमारी कांस्टेंट भी हो सकती है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, तो अगर स्पीड हमारी चेंज नहीं हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो चेंज होगी, ठीक है। मासेस नहीं, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, जो बॉडी है उसका जो मास है वो वही रहेगा, ठीक है। इसमें चेंजेस गिवन है तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। सो वी कैन से उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमारी चेंज होती है, ठीक है। सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is moving with constant velocity of 7 meter per second on frictionless table. The force required to keep the body moving with the same velocity will be, ठीक है। हमें क्या गिवन है? एक बॉडी है, उसका मास कितना गिवन है? 2 kg गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या गिवन है? वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, हमें बॉडी को सेम वेलोसिटी से मूव कराना है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं अगर कोई बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, यानी कि हमें उस बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करवाना है, तो हमें कोई फोर्स लगाने की नीड नहीं है। सो वी कैन से 0 हमारा करेक्ट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड, ठीक है। स्ट्रिंग वाइब्रेशन। अच्छा, स्ट्रिंग वाइब्रेशन, स्ट्रिंग हमारी किसमें होती है? गिटार के अंदर होती है। सो ए का हमारा क्या हो जाएगा? ए का हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। मेम्ब्रेन वाइब्रेशन, मेम्ब्रेन किसमें होती है? इन चारों में से अगर हम चेक करेंगे कॉलम सेकंड में तो मेम्ब्रेन हमारी तबला में होती है, ठीक है, तो बी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, एयर कॉलम हमारा किसमें होता है? फ्लूट के अंदर, ठीक है, तो सी के अंदर हमारा क्या होगा? फोर्थ होगा। वाइब्रेशन ऑफ विंग्स, वाइब्रेशन ऑफ विंग्स किस में होते हैं? विंग्स का वाइब्रेशन, बजिंग बी, ठीक है। सो इसके लिए क्या होगा हमारा? डी के लिए हमारा होगा सेकंड। सो वी कैन चेक दी ऑप्शंस। ए का हमारा थर्ड है, ए का थर्ड किसमें गिवन है? इसमें गिवन है। बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। सो वी कैन से सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 7, फिगर शोज अ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर प्लेस्ड on an insulated stand which is grounded. In what direction electrons flow during grounding of the given sphere? हमें एक स्फीयर गिवन है, ठीक है, इसको क्या किया हमने? ग्राउंड कर दिया है, तो क्या होगा? जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है उसका फ्लो क्या होगा? जब हम स्फीयर को ग्राउंड करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन्स, जब इसको ग्राउंड कर देंगे तो स्फीयर पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक्सेस में इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? अपने चार्ज को अपने एक्सेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड की तरफ भेजेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो क्या होगा? स्फीयर से ग्राउंड की तरफ होगा। सो वी कैन से सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, क्योंकि स्फीयर क्या करेगा? अपने एक्सेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए और लोअर पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ग्राउंड की तरफ भेजेगा। सो वी कैन से जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो कहाँ से होगा? स्फीयर टू ग्राउंड होगा। सो सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 देखते हैं। Why do we usually see lightning before we hear thunder, even though they occur simultaneously? ठीक है, जब थंडर की जो आवाज़ होती है उससे पहले हमें लाइटनिंग दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है जो लाइट की स्पीड होती है वो साउंड से ज़्यादा होती है, यानी कि लाइट जो है साउंड से फास्टली ट्रैवल करती है, इसलिए हमें पहले लाइटनिंग दिखाई देती है, उसके बाद हमें थंडर की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, हम थंडर को सुनते हैं, ठीक है। सो वी कैन से जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है? साउंड के कंपैरिजन में फास्ट होती है, इसलिए लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है। सो वी कैन से लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड, ठीक है।
क्योंकि लाइट क्या होती है, साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है, लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से फास्ट होती है। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 की ओर मूव करते हैं। ठीक है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, नॉन मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ठीक है, if the wave is mechanical it may or may not be transverse wave. Mechanical waves cannot propagate in vacuum. All longitudinal waves are mechanical waves. Which of the above statements are correct? हमें फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम। जो नॉन मैकेनिकल वेव होती है उनको क्या मटीरियल मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेशन के लिए? नहीं, जो नॉन मैकेनिकल वेव होती है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, यानी कि ये हमारा इनकरेक्ट है। इफ द वेव इज मैकेनिकल इट मे और मे नॉट बी ट्रांसवर्स वेव। अगर कोई वेव मैकेनिकल है तो वो ट्रांसवर्स हो भी सकती है और नहीं भी सकती। यस, ट्रांसवर्स हो सकती है, जैसे कि स्ट्रिंग ऑन अ वेव। ठीक है, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, सॉरी, वेव स्ट्रिंग में जो वेव होती है वो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो जो साउंड वेव्स होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी कि वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है। अगर वेव मैकेनिकल है तो वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, ट्रांसवर्स भी हो सकती है। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट प्रोपेगेट इन वैक्यूम। यस, जो मैकेनिकल वेव्स होती है उनको मीडियम चाहिए होता है, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो इसमें कैन नॉट ही गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। ऑल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। यस, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है उनको मीडियम चाहिए होता है, वो मैकेनिकल वेव्स होती है। सो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। सो वी कैन से बी सी डी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। सो बी सी डी हमारा किसमें, फोर्थ ऑप्शन में। सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्रो फ्लाइज 16 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, एक क्रो है। अच्छा, डायरेक्शन क्या होती है हमारी, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, 16 मीटर। क्रो क्या कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो सपोज क्रो पहले यहाँ पर था, 16 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देन इट टर्न्स राइट एंड फ्लाइज 63 मीटर टूवर्ड्स साउथ। साउथ में 63 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी कि क्रो अब इस पोजीशन पे तो वो राइट टर्न लेगा साउथ की तरफ जाएगा। कितने डिस्टेंस, 63 मीटर, यानी कि 63 मीटर वो साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसकी फाइनल पोजीशन ये वाली है। ठीक है, और इनिशियल ये वाली, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये वाला होगा। सो दैट इज ये इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 256। 63 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 3969। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या है, हाइपोटेनस है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। 16 अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 4225। ठीक है, स्क्वायर रूट लेना है हमें 4225 का, 4225 का। तो बेसिकली ये किसका स्क्वायर रूट है, ये हमारा 65 का स्क्वायर रूट है, 65 मीटर। तो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 65 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन में हमें 65 गिवन है, 65 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 11। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60। Two plane mirrors are inclined at an angle of 60 at to each other. An object is placed in between these mirrors. How many images of the object are seen? ठीक है, हमें दो प्लेन मिरर गिवन है, उनके बीच में कितना एंगल गिवन है, 60 डिग्री का गिवन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनके मिड में रखा हुआ है तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। वी नो दैट, हम एम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, 360 अपॉन थीटा। थीटा हमें कितना गिवन है, 60 डिग्री, यानी कि एम की वैल्यू हमारी कितनी आई, एम की वैल्यू हमारी आई 6। तो ये हमारा क्या है, इवन है। जब भी ये वैल्यू हमारी इवन आती है तो हम नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, n इज इक्वल टू m माइनस 1। सिमेट्रिक एज वेल एज एसिमेट्रिक पोजीशन के लिए नंबर ऑफ इमेजेस हमारी कितनी होगी, m माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1 हमारी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, 5। तो वी कैन से 5 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। तो ओनली 5, थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 12। द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर आर। प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है,
हमारी इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, सेम साइज की होती है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, इट इज़ वर्चुअल, यस इट इज़ वर्चुअल, इट इज़ इरेक्ट, इरेक्ट भी होती है हमारी, इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड, यस लेटरली इन्वर्टेड भी होती है। तो तीनों हमारे करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 की ओर मूव करते हैं। Study the velocity time graph given here plotted for a particle of mass 50 gram. In which period will it be having the maximum force application on it in the direction of motion. हमें ग्राफ गिवन है, कौन सा ग्राफ है, ये हमारा वीटी ग्राफ है। अच्छा, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें हमारा मैक्सिमम फोर्स एप्लीकेशन हो रहा है, किस केस में हमारा, कौन से किस पार्ट में हमारा मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रहा है। अच्छा, हम इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, फिर हमारा नेगेटिव स्लोप है, फिर हमारा यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव स्लोप है, फिर नेगेटिव, फिर लगभग कांस्टेंट हमारी वेलोसिटी आ रही है, फिर नेगेटिव स्लोप आ रहा है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि मैक्सिमम फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है। वी नो दैट F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, मास तो हमारा कांस्टेंट है जो कि हमें 50 ग्राम गिवन है, तो एक्सीलेशन जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ फोर्स हमारा मैक्सिमम अप्लाई हो रहा होगा। तो हम चेक करेंगे वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सीलेशन देता है, इसलिए हम चेक करेंगे कहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा स्लोप आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर ही एक्सीलेशन सबसे ज़्यादा आएगा। सो अगर इसकी बात करें, यहाँ पर तो हमारा कांस्टेंट आ रही है वेलोसिटी, यानी कि एक्सीलेशन 0 होगा, और यहाँ पर हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, इधर भी हमारा पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, ठीक है। हमें ऑप्शन क्या गिवन है, पी, ठीक है, पी पे हमारा पॉजिटिव स्लोप है, क्यू पे भी हमारा पॉजिटिव है, आर पे तो लगभग कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है, यानी कि एक्सीलेशन लगभग 0 होगा, ठीक है। अगर बिटवीन क्यू एंड आर की बात करें, क्यू एंड आर में तो क्या आ रही है, हमारा नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो यहाँ पे तो एक्सीलेशन हमारा वैसे ही नेगेटिव स्लोप है, तो एक्सीलेशन हमारा कम होगा, ठीक है, तो फोर्स मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। तो पी एंड क्यू में ही हमें चेक करना है, तो पी में हम चेक करेंगे, पी और क्यू को अगर हम कंपेयर करें, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो पी एंड क्यू में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव स्लोप किसका आ रहा है, पी का आ रहा है। सो वी कैन से पी में हमारा एक्सीलेशन मैक्सिमम होगा, तो फोर्स भी हमारा मैक्सिमम अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि पी का हमारा क्यू के कंपेरिजन में ज़्यादा पॉजिटिव स्लोप है। सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, पी हमारा करेक्ट होगा, पी में क्या होगा, हमारा मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। क्लियर। नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 की ओर मूव करते हैं। An object travel 20 meter in 4 second and then another 22 meter in next 4 second. What is the average speed of the object? ठीक है, हमें given है 20 मीटर इन 4 सेकेंड मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद 22 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, 22 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है, 20 + 22 यानी कि 44। टोटल टाइम हमारा कितना है, 8 सेकेंड का। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, सॉरी 42 होगा ये हमारा, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, यानी कि 5.25 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या होगी, एवरेज स्पीड। सो वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, which is question 15. A particle is moving along x-axis with uniform acceleration and its velocity is given by v is equal to √9 plus 6x. Here x denotes the position of particle on x-axis, then the position of particle in meter at t is equal to 2 second is, ठीक है। हमें क्या चेक करना है, t is equal to 2 सेकेंड पे क्या होगी, पोजिशन क्या होगी पार्टिकल की, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है v is equal to 9 + 6x हमें गिवन है। वी नो दैट v क्या होता है हमारा, dx/dt होता है, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारी क्या होगी, dx/dt इज इक्वल टू 9 + 6x, ठीक है। तो हमारा dx क्या हो जाएगा, √9 + 6x इज इक्वल टू dt। इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, बोथ साइड हम इंटीग्रेशन ले लेंगे तो क्या होगा, इसको 9 + 6x को हम क्या करेंगे, u मान लेंगे, ठीक है।
तो 6 dx इज इक्वल टू du, तो dx की वैल्यू हमारी क्या आएगी, du अपॉन 6, du अपॉन 6 वैल्यू आएगी इसकी। इसको हमने u कंसिडर किया तो रूट u हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, t प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, 1/6। ये क्या होगा हमारा u की पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है, u की पावर -1/2 du इज इक्वल टू t प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा हमारा 1/6 u की पावर क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 -1/2 प्लस 1 क्या होगा हमारा 1/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू t प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/3, यहाँ लिख देती हूँ मैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/3 u की पावर 1/2 प्लस t प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। हमें क्या गिवन है, हमें t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 गिवन है। अब क्या करेंगे हम, u की वैल्यू क्या मानी थी 9 + 6x, हमें यहाँ पुट कर देंगे 1/3 9 + 6x इज इक्वल टू t प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। हमें कुछ कंडीशन गिवन है उसको हम पुट कर देते हैं। हमें गिवन है t इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या गिवन है, x की 0 गिवन है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगी हमारी वैल्यू 1/3 9 + 0 इज इक्वल टू t की वैल्यू भी 0 है प्लस c, यानी कि 1/3 इंटू √9 की वैल्यू क्या होगी 3, यानी कि c की वैल्यू हमारी क्या आई 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस c की वैल्यू को हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1/3 9 + 6x इज इक्वल टू t प्लस 1, ठीक है। अब हमें पोजीशन कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू हमें कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें पोजीशन ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करना है। तो t की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मतलब t की वैल्यू 2 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है पार्टिकल की, यानी कि x फाइंड आउट करना है हमें t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1/3 9 + 6x, t की वैल्यू हमारी कितनी है 2 + 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये हमारा 1/3 9 + 6x, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या होगा 9 + 6x, 9 + 6x इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 9, ठीक है, स्क्वायर कर लेंगे हम। तो स्क्वायर करते ही क्या होगा, बेसिकली हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। स्क्वायर कर लेंगे अगर हम इसका, तो 9 + 6x 9 9 जा 81, यानी कि 81 - 9 6x इज इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 72/6, सो वी कैन से x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 12 मीटर। सो हमारा आंसर क्या होगा 12 मीटर। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारा क्लास 9th का पेपर कोड टी का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। थैंक यू।